सिग्नेचर उसमें भी था, इसमें भी था। हाँ, मैं वो भी आपको बता रहा हूँ। सिग्नेचर था, लेकिन आपने जो कॉइनेज एक्ट है 1906 उसे पढ़िए। आप इसके साथ कूद कर नहीं कर सकते, छेड़खानी नहीं कर सकते। जिस वायदे के साथ में, जिस रिटर्न एग्रीमेंट के साथ में आपने हमारा सोना रखा आरबीआई ने, उसके बदले रसीद जारी की गई थी। और 2000 जो मैं 1968 की बात कर रहा हूँ, 1968 में 10 के नोट पे, किसी भी नोट पे पढ़ोगे तो लिखा हुआ, जैसे 10 के नोट की बात करूं, आई प्रोमिस टू पे सम ऑफ ₹10 ऑन डिमांड एनी ऑफिस एंड बैंक। आपके मांगने पर आपको रुपया मिलेगा। तो ये तो जारी किया है सबके लिए। सरकार ने जारी जब कर दिया तो सरकारी तो करेगी, हम तो लिखेंगे। सोमदेव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, तो गलत कहाँ है? आगे जो बात करूं उसे पूरा सुन लीजिए। आपके सारे सवालों के मैं देता हूं, आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। आप जो ये बात कह रहे हो कि सरकार के द्वारा ही, जो गवर्नर के द्वारा ही करेंसी छापने का आदेश दिया जाता है, लेकिन उसमें एक चीज होती है, जितना भारत के पास सोना है वो इतने ही पैसे छाप सकती है, उससे ज्यादा करेंसी नहीं छाप सकती। ये कहाँ किस आर्टिकल? मैं आपको बताता हूँ। आप 1934 का जब रिजर्व बैंक का वो एक्ट पढ़ोगे, 1934 का एक्ट में ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। ये पहले था सर, ये नहीं, मैं बताता हूँ, सुनो मेरी, मैं बताता हूँ। अभी तक इसका कोई संशोधन नहीं हुआ। और जो इन्होंने एक बात बताई थी, मेरी बात सुनिए, इन्होंने, मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। आप आरबीआई की साइट पे जब जाओगे, अक्सर पूछे जाने वाले सवालों में, उसमें क्लियरली आरबीआई ने आज भी ये लिख रखा है कि प्रत्येक भारत की बैंक इस प्रॉमिसरी नोट के बदले आपका गोल्ड देने के लिए बाध्य है। लेकिन लेने के लिए, देने के लिए प्रत्येक बैंक, आप जिस भी बैंक देगा आपको। जिस भी बैंक में आप जाओगे, अगर ऐसा नहीं है तो मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। ये क्या है? और ये एक के नोट पे क्यों नहीं लिखा होता? अब हुआ क्या, जब आपने ये बात कही कि इसको तो गवर्नर जारी करता, सरकार के अंडर ही छपते हैं। 2014 और 16 में भारत सरकार के पास 16 लाख करोड़ की करेंसी थी। मुझे ये बताइए, लॉकडाउन के बाद भारत की 34 लाख करोड़ की करेंसी, तो उनके पास इतना पैसा आया कहां से? या तो उन लोगों ने ये जाली नोट, नकली नोट छाप लिए, क्योंकि कोई धंधा तो था नहीं। और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है, 34 लाख करोड़ की भारत के पास करेंसी है और देश की जनता के पास 156 लाख करोड़ का कर्ज है। आप मुझे बताइए, चलन में 34 लाख है तो इन्होंने 156 लाख करोड़ का कर्ज कैसे दे दिया? कैसे दे दिया इन्होंने? ये जो षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र चला, और कैसे वो मैं बताता हूँ वो किस तरीके से हड़प रहे। उन लोगों ने आपको, जब देश आजाद हुआ था तो उस समय जब 1934, देश आजाद होने से पहले 1934 में आरबीआई बैंक बनाई थी। उन्होंने वो इसीलिए बनाई थी कि जितना भी भारत के अंदर गोल्ड था वो रिजर्व रखते थे, और उसके बदले सुरक्षा के लिए आपको एक पर्ची दे दिया करते थे कि आप इस पर्ची को ले जाइए और इस पर्ची को लेकर आना और अपना गोल्ड ले जाना। लेकिन जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, 1,36,000 टन चांदी वो इंग्लैंड ले गए। उस समय जब भारत का बंटवारा की बात चल रही थी, उन्होंने 2 डोमिनियन स्टेट में भारत को डिवाइड कर दिया था, खंड राज्य में। 1947 का जो इंडिपेंडेंट एक्ट है वो आज भी ये साबित करता है कि भारत आजाद नहीं है, बल्कि 2 डोमिनियन स्टेट में डिवाइड किया गया है। उस समय हस्तांतरण हो रहा था, सभी लोगों का ध्यान उस तरफ था, किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि इन कागजों के बदले जो आपका असली धन उन्होंने रख रखा है, 1,36,000 से ज्यादा टन से ज्यादा जो चांदी थी, उसको वो सारी की सारी ले गए। और आपके पास क्या बचा? एक कागज का टुकड़ा। 1947 से लेकर 1988 तक भारतीय रिजर्व बैंक के पास 1 ग्राम सोना तक नहीं था, और 1988 से लेकर और आज 2023 तक रिजर्व बैंक के पास 800 टन चांदी है। उस 800 टन चांदी में से भी मोदी सरकार ने क्या किया? मई 2014 में 200 टन सोना इंटरनेशनल सेटलमेंट के लिए भिजवाया, और वो तर्क क्या देते हैं कि हमने ये सोना सुरक्षा के लिए भेजा है। आप मुझे ये बताइए, भारत के अंदर जो वायुसेना, जल सेना, थल सेना, ये क्या ये झक मारने के लिए? और इसके अलावा जो बाकी गोल्ड है वो सारा गोल्ड उन्होंने इंटरनेशनल सेटलमेंट के लिए सुरक्षा के हेतु रख रखा है। ये चीज जब हम आवेदन लगाते हैं, आरटीआई लगाते हैं आरबीआई को, आरबीआई इस चीज को एक्सेप्ट करती है। वो कहती है कि हमने ये सुरक्षा के लिए रख रखा है।
और आरबीआई का एक्ट बना हुआ है कि आप उसमें 10 से या 20% से ज्यादा गोल्ड रख ही नहीं सकते। वो सारा का सारा गोल्ड आज भी इंग्लैंड जा रहा है। अब उन लोगों की नजर, जो भारत की जनता है, लगभग भारत की जनता पे 25,000 टन सोना का अनुमान है। उस सोने को वो धीरे धीरे निकाल रहे हैं। होने वाला ये है जैसे 1933 में क्या हुआ था, जितना भी बैंकों के पास अमेरिका की जनता का जो गोल्ड रखा हुआ था, उस सारे गोल्ड को उन्होंने हड़प लिया था और एक ऐसा अध्यादेश जारी कर दिया था, एक ऐसा कानून पास कर दिया था कि जो गोल्ड को जमा नहीं करेगा उसे 10 साल की सजा होगी। ऐसा ही भारत के अंदर होने वाला है। जब उन लोगों को ये पता चला कि अब भारत की जनता जाग रही है, तो उन लोगों ने एक नया नियम बनाया, एक नई योजना लेके आई, लोगों का माइंड प्रोग्रामिंग की और वो अभी एक नई करेंसी लेके आ रहे हैं जिसे हम CBDC कहते हैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। और इस सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को आते ही वो इस रुपया को नाम को ही बदल देते हैं और इसके आगे वो लगा देते हैं ई-रुपया, जिसमें से ये पूरा वचन खंड ही गायब हो जाएगा। वचन खंड क्यों गायब हो जाएगा? उस ई-रुपया में फिर हमारे पास ये अधिकार नहीं होगा। और इस चीज के लिए उन्होंने एक चाल चली, और उन्होंने चाल चली कि हम इंडिया शब्द से अब हम भारत का नाम रख रहे हैं। वो लोग कहेंगे कि इस पे तो इंडिया लिखा हुआ है, ये नाम हमें बदलना है। षड्यंत्र के तहत वो आपसे क्या करेंगे, इन पुराने नोटों को ले लेंगे और जब ये जाएंगे तो ये आपके पास दोबारा नहीं आएंगे। ई-रुपया आ चुका है, मेट्रो में ऑलरेडी आ चुका है। आप देखोगे बारकोड मिलने शुरू हो चुके हैं। प्रत्येक बैंक ने अपनी एप्लीकेशन लॉन्च कर दी है ई-रुपया की। और ये ई-रुपया आने के बाद फिर आएगा UBI, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, और उसको आने के बाद आएगा सोशल क्रेडिट सिस्टम। लगभग ये 109 देशों में आ चुका है। जो दुनिया का सबसे गरीब देश है उसके अंदर भी CBDC डिजिटल करेंसी आ चुकी है। आपके पास कैश रहेगा नहीं, आपके पास प्रोमिसरी नोट रहेगा नहीं, तो आप मांग नहीं पाओगे। और जब आप मांग नहीं पाओगे तो इन लोगों ने क्या किया, उस हर चीज को इन्होंने आधार कार्ड से लिंक कर दिया। आपकी फैमिली आईडी, आपका राशन कार्ड, आपका वोटर आईडी, आपका पानी का कनेक्शन, आपका बिजली का कनेक्शन, आपका गैस का कनेक्शन। जब सरकार कोई नई योजना बनाएगी तो वो क्या करेगी, यदि आप उसकी योजनाओं को नहीं मानोगे तो वो लोग आपका वहीं से बैठे बैठे आपका कनेक्शन काट देंगे। यही निकम्मी मोदी सरकार, वो जो चोर बैठा है आज सत्ता में, वो 2014 से पहले आने से पहले हरामखोर ये कहता है कि आधार कार्ड जरूरी नहीं है, लेकिन जैसे ही वो आता है क्या बोलता है कि आधार कार्ड जरूरी कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को क्या कर रखा, बैन कर रखा है। जब सुषमा स्वराज ने संसद में ये कहा था, यदि आधार कार्ड को आपने लागू कर दिया, अनिवार्य कर दिया, तो ये भारत की गुलामी का प्रतीक साबित होगा, उसको रास्ते से हटा दिया। अब इन्होंने आधार कार्ड के माध्यम से, CBDC के माध्यम से आप लोगों को पूर्ण नियंत्रित करने के लिए इन्होंने ऐसी नई नई योजनाएं बनाई हुई है। और इन योजनाओं का ही नाम है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। जो ये रावण रूपी ये इस अव्यवस्था को ला रहे हैं, इसका हमें नाश करना पड़ेगा। जिस प्रकार से श्री राम ने लंका में जाकर रावण का नाश किया था, और जब रावण का वो नाश कर देता है तो विभीषण रावण से पूछता है कि श्री राम से पूछता है कि अब हमें यहाँ राज्य कैसे करना है, तो राम यही कहता है कि जो रावण की पुरानी व्यवस्था थी उसको ध्वस्त करना पड़ेगा और अपनी नई व्यवस्था बनानी पड़ेगी, तभी यहाँ आप अपना शासन कर पाओगे। इसी प्रकार से देश आजाद होने के बाद वो अव्यवस्था आजादी के 76 साल बाद भी चल रही है, जो अंग्रेजों ने चलाई थी हमको लूटने के लिए। एक तरफ तो ये कहते हैं भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसमें लिखा हुआ केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्यभूत गारंटी ले रही है इसकी सेंट्रल गवर्नमेंट। मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, संविधान के अंदर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं होती। ये आप लोगों के साथ धोखा है, ये आप लोगों को लूट रहे हैं इस कागज के माध्यम से। इसके हमारे पास आधिकारिक दस्तावेज आपका सर नाम क्या है? मेरा नाम सोमदेव आर्य। सोमदेव आर्य जी, बीते कम से कम 3-4 साल हो गए इस घटना को, जो नोट बदली हुआ, नोट नए नए आए और पहले भी नोट थे, लेकिन आप बीते इतने सालों बाद आपको ये सब ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ और इसको लेकर आज मुद्दा क्यों बनाए? क्योंकि दशहरा का दिन है आज। मैं बताता हूँ, ये जो आप बता रहे हो ये पिछले 3 साल से ये मुद्दा नहीं उछला हुआ। ये मुद्दा 1945 से पहले का है, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदे थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसीलिए अपनी आजाद हिंद करेंसी बनाई थी, क्योंकि नेताजी जान चुके थे इस पूरे पैसे का खेल। इसीलिए इंग्लैंड की रानी ने फरमान जारी किया था कि मुझे नेताजी जिंदा या मुर्दा चाहिए। नेताजी को गायब कर दिया गया। नेताजी के बाद ऐसे तमाम लोग आए
ऐसे अनेकों लोग आए जिन्होंने इस षड्यंत्र को खोला। उन लोगों ने क्या किया, हिटलर जिस प्रकार से हिटलर को उन्होंने बदनाम कर दिया, हिटलर भी इस बात को जान चुका था। ऐसे ही 2015 से पहले 1945 के बाद सैकड़ों ऐसे साथी आए थे जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया था। उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों को गुलामी तरीके से मरवा दिया। 2010 में राजीव दीक्षित जी इस आवाज को उठा रहे थे। राजीव दीक्षित के एक रहस्यमय तरीके से उन्होंने उनको मृत्यु के घाट उतार दिया। उससे पहले लाल बहादुर शास्त्री जी को इन्होंने रहस्यमय तरीके से मृत्यु के घाट उतार दिया। ये जो भी लोग इनकी इन अव्यवस्थाओं के खिलाफ बोलता है, इनके इस सिस्टम के खिलाफ जाता है, या तो उन लोगों को वो खरीद लेते हैं, या उन लोगों को वो मार देते हैं, या उन लोगों को गायब कर देते हैं। उन लोगों को अलग अलग तरीके से ये वो करते हैं, इन्वॉल्व अपने इसमें। सचिव आपके माइंड में सारी चीजें निकल गई, लोगों को पता चल गया। अब आगे तो रणनीति क्या होगी, ये आज प्रेस वार्ता करना, इस तरह का जुलूस निकालना, इस तरह का मोर्चा निकालने का वजह क्या है, इससे क्या सरकार क्या? अब मैं बताना चाहूंगा आपको, आज जो हमारा यहाँ आने का उद्देश्य यही था कि जब हम कहते हैं कि समस्या को जान लेना ही समाधान है, ना समझी ही समस्या है, समझ ही समाधान है। जब हम लोगों को ये पता चल चुका है कि जो ये व्यवस्था चली हुई है, ये व्यवस्था हमको गुलाम बनाने के लिए है, और जो नई न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ये व्यवस्था आ रही है, वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जो गुंडे बैठे हैं, जो इन अव्यवस्थाओं को बनाते हैं, इनका फरमान जारी करते हैं, उनके लिए हमको अब जागना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, दहाड़ना पड़ेगा। कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार सुन लो भाई, लीगल तरीके से हम काम कर रहे हैं भाई। देखो, कोई ये मत समझे, सबसे पहले तो मैं माफी मांगूंगा, हमारा नौजवान साथी थोड़ा जोशीला है, ठीक है, अपनी बात अभिव्यक्त प्रधानमंत्री माननीय शब्द कहता है, है, लेकिन इन्होंने जो कहा है वो मर्यादा के अंदर मैं आपको बता देना चाहता हूँ। हम आज भी ब्रिटिश साम्राज्य का ही काम करते हैं। 1857 की क्रांति के बाद में जो कानून बने, जो पुलिस भर्ती हुई, जो कोर्ट खुले, जो ये व्यवस्था बनाई, डीसी बनाए, एसपी बनाए, नंबरदार, जेलदार, धौरपोश, ये सब बनाए अपनी व्यवस्था को जारी रखने के लिए। ये आज कायम है या नहीं है? ये हकीकत में एक प्राइवेट लिमिटेड, मैं वही बता रहा हूँ, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, और जो नकली करेंसी बटी है, नकली नोट बटे हैं, उसके आधार पर इस कर्ज को हम नहीं भुगतान कर सकते। आप कैसे कह सकते हैं कि नकली नोट? इसलिए कह सकते हैं कि हमने जब सरकार से पूछा, आरबीआई से पूछा कि आपने अब तक कितने नोट छापे हैं जो चलन में हैं, तो उन्होंने कहा 34 लाख करोड़। फिर हमने उनसे पूछा कर्ज कितना बांटा हुआ है, तो उन्होंने बताया 156 लाख करोड़। तो 122 लाख करोड़ अधिक कहाँ से आए, नकली हुआ कि नहीं हुआ? फिर हमने बैंक को लिखकर जवाब मांगा है, आरबीआई से भी जवाब मांगा है कि आप ये बताओ, ये रुपया अगर असल है तो आप हमें लिख के दे दो, और नकल है तो भी लिख के दे दो, देने के लिए तैयार है। हाँ जी, अब आज हम इस भाई को या कब्जा दिलाने आए हैं। तोड़ दिया जाए, ये समाज की सहमति ताला के हम इनको कब्जा देने आए हैं, जनता सरकार मोर्चा। देखो जनाब, ताला मत तोड़ो, वैसे आप दिखा सकते हो। एक मिनट, नहीं, मेरी बात सुनो, हम ताला क्यों नहीं तोड़ सकते? ये बताओ ना। आप पुलिस वालों से सवाल कीजिए वहाँ जाके कि आपके पास कौन सा राइट्स है कि बैंक और हमारे बीच आप आ रहे हो, कौन से कानून के तहत यहाँ आ रहे हैं? ये क्या इनको कानून की समझ नहीं है? और ये हमको यहाँ के धमकी देते हैं, हमको यहाँ के ये धमकी देते हैं। हम बिना कुछ नहीं कर रहे हैं, बैंक को बता चुके हैं, बैंक को पहले नोटिस दिया जा चुका है, तभी हम काम कर रहे हैं। हम लीगल वे में काम कर रहे हैं, हम कानून को मानने वाले लोग हैं, कानून से बाहर नहीं जाएंगे, कानून के तहत ही ताला तोड़ रहे हैं। लीगल सिस्टम है। और देखो साथियों, बैंक को नहीं फ्रॉड किया हुआ, दो संविधान नहीं चलेंगे देश में, जनता तो चल रही है कानून। लाइव चला लाइव, और एक वाले चल रहे फ्रॉड से ना भाई लाओ, बोलो ये
जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। बैंकों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। साथियों, जाग जाओ। ये आपके ऊपर जो अवैध का कर्ज इन बैंकों ने लाद दिया है, इसका आपकी भरपाई कभी नहीं कर पाओगे। हमें अपना सोना वापस चाहिए जो इन्होंने अपने कैद में रखा हुआ है। इसलिए हम देश के हर नागरिक से अपील करते हैं, आप अपने नोट को बैंक में लेकर जाइए और अपना सोना वापस मांगिए। हमारे जो होगा जो रुपया वो रुपया 1540 में शेरशाह सूरी का राज था। 1600 ईस्वी में अंग्रेज यहाँ आ गए और उन्होंने ये रुपया अपने बैंक में जमा कर दिया कि आरबीआई बना दी। हम आपको एक रसीद जारी कर रहे हैं, इसको जहां भी दिखाओगे इसके बदले आपको आपका रुपया मिल जाएगा, जो मिलता भी रहा। 1968 के बाद में इन्होंने एक बड़ा धोखा किया उनके साथ में, वचन खंड को भी बदल दिया और लिख दिया मैं धारक को इतना रुपया अदा करने का वचन देता हूँ। ऊपर कानून बना दिया अभी 2011 में कि अगर बैंक डूब गया, भाग गया तो मैं जिम्मेदारी नहीं लेता। किसान होगा तो 1 लाख वापस करूंगा और व्यापारी होगा तो 5 लाख, वो भी उसका रुपया होगा तो आवेदन करने के बाद। तो ये वचन भंगी भी हो रहे हैं, हम इनको भागने नहीं देंगे। हम अपने पुरखों का सोना वापस लेकर रहेंगे और अपने देश को आजाद करा के रहेंगे। आज जो इस जनता सरकार मोर्चा द्वारा आज मकान का ताला तोड़ा गया, इसकी वजह बताइए क्या है? इसकी वजह ये है इसमें कि एक सरकारी सील लगी हुई थी। हमने बैंक से पूछा था, अगर आपने रुपया हमें बैंक दिया है, असल रुपया दिया है, ये बैंक को नोटिस दिया गया है बाकायदा, हमारे पास रिसीविंग हुई थी। अगर आपने हमें 80 रुपया दिया तो हम रुपया देना चाहते हैं, हम बेईमान नहीं, हमें लिख कर दे दीजिए। अगर आपने नकली दिया तो वो लिख कर दे दीजिए। ना वो असल लिख के दे रहे हैं और ना वो नकल लिख के दे रहे हैं, ना जवाब दे रहे हैं। ये बैंक का नाम लिखा हुआ है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। और साथियों, सबसे बड़ी बात है बैंकिंग सिस्टम सारा फ्रॉड कर रहा है। आपने देखो, देश और दुनिया जानती है कि सोने के बदले करेंसी छापी जाती है, जानते हैं सभी। 800 टन सोना लगभग। करेंसी छपनी चाहिए 5 लाख करोड़ और छाप कितनी रखी है साथियों? 34 लाख करोड़। और कर्ज कितना बांट दिया इन्होंने, लोन दे दे के, क्रेडिट कर करके। ये डिजिट ट्रांसफर करते रहते हैं साथियों बैंक वाले, और इन्होंने कर दिया 156 लाख करोड़ का कर्ज देश में। अगर मैं देखो, आपके मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जनता को जगाना चाहते हैं कि देश के किसी भी नागरिक पे बैंक का कोई भी कर्ज है, बैंक का भाईचारा नहीं साथियों, बैंक का कोई भी कर्ज 1 रुपए से लेकर करोड़ों अरबों रुपया है। आप जनता सरकार मोर्चा संगठन पूरे देश में है, आप आ जाओ, क्योंकि क्रांति का आगाज हो चुका है। ये देश को गिरवी रख रहे हैं साथियों। ये सोना चांदी तो ले चुके आरबीआई के थ्रू, ये अब जमीन लेना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी को कब्जाना चाह रहे हैं साथियों। नरेंद्र जी, आज जो ये पुतला फूका जा रहा है, ये किसके उपलक्ष्य में फूका जा रहा है? देखिए, कहते हैं दशहरा एक पवित्र त्योहार है कि बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है और असत्य पर सत्य की जीत होती है दशहरा वाले दिन। लेकिन अब तक हमने रावण का जो पुतला दहन किया है, वो पुतला दहन करना केवल, देखिए साथियों, असली पुतला तो आज दहन होगा जो बुराई पर अच्छाई की जीत और असत्य सत्य का प्रतीक होगा। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर काफी है। जय श्री राम। भारत की हुंकार है, भारत की हुंकार है। जोर जुल्म की टक्कर में, जोर जुल्म की टक्कर में वंदे 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 भारत माता की जनता ही सरकार है, भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है, भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। जा रहा है फैमिली वही फैमिली है जिसका पूरी बैंकिंग, दुनिया की पूरी बैंकिंग जो सिस्टम है उसका जो मालिक है। और ये रॉकफेलर जो फाउंडेशन है, ये वही रॉकफेलर फाउंडेशन है जो दुनिया में ड्रग्स का व्यापार करता है। ये प्रशासन और जो ये पूरे वर्ल्ड लेवल पर जो नाटो बना हुआ है, कोई भी बना हुआ है, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के अलावा ये जनता का शोषण करते हैं। और इसके अलावा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वही है जिसमें गुंडे बैठे हैं, और ये वही गुंडे हैं जो इस दुनिया को तबाह करने के लिए अध्यादेश जारी करते हैं, नई नई योजनाएं बनाया करते हैं। आपको पता होगा, इसी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अभी 110 से ज्यादा लोग भारत से गए थे। ये इनलीगल सोसाइटी है, ये इनलीगल फॉर्म है।
और इसमें भारत के लोग भी गए थे और इनका एजेंडा यही है, एजेंडा 2030, जिसको ये द ग्रेट रीसेट का नाम देते हैं। और द ग्रेट रीसेट वही है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ये पूरी दुनिया को अपने कब्जे में करना चाहते हैं, पूरी तरीके से कंट्रोल करना चाहते हैं। ये लोग अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हैं और हमारा जो इनके खिलाफ लड़ने का जो औचित्य है वो यही है कि हमारी जो पावर होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग पावर जो होनी चाहिए, वो गांव के पास होनी चाहिए। इन लोगों का सपना है कि वो एक पावर अपने हाथ में हो, हम चाहते हैं वो पावर जमीनी स्तर पे गांव के लोगों के पास हो। इसीलिए हमारा सपना है जल, जंगल, जमीन और जानवर। आप देखोगे जानवरों पर भी इन्होंने अपना नियंत्रण कर लिया है। जयपुर के अंदर कानून पास हो चुका है कि आप एक पशु से ज्यादा पशु नहीं रख सकते। आप जंगलों को देखोगे 1865 में जो कानून बना था इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, उस एक्ट के माध्यम से आज आपके जंगलों को तबाह कर रहे हैं। लैंड एक्विजिशन एक्ट के नाम पर ये आपकी जमीन को हड़प रहे हैं और वहां पर नए नए मार्ग निकाल रहे हैं। उन मार्गों को निकालने का मकसद केवल यही है कि आपकी उपजाऊ जमीन को कब्जा कर आपको बर्बाद करना। और इसके अलावा अब जब इन लोगों को ये पता चल चुका है कि भारत की जनता जाग रही है, तो फिर ये लोग लेकर आए हैं CBDC, डिजिटल करेंसी। ये जो डिजिटल करेंसी है, इस डिजिटल करेंसी को आने के बाद भारत की जनता पूरी तरीके से गुलाम हो जाएगी। इसीलिए हम कह रहे हैं आपको जागना होगा, आपको लड़ना होगा, आपको घरों से निकलना होगा, क्योंकि ये लड़ाई ना तो तोपों की है, ना ये लड़ाई बंदूकों की है, ना ये लड़ाई लाठियों की है। ये लड़ाई है अपने अस्तित्व की, ये लड़ाई है अपने समाज की, ये लड़ाई है अपने राष्ट्र को बचाने की। इसी राष्ट्र के लोगों को खत्म करने के लिए, देश के लोगों को खत्म करने के लिए इन्होंने वैक्सीन षड्यंत्र को लेकर आई है। एक तथाकथित महामारी के नाम पे जिसको ये कोरोना कहते हैं, वो कोई बीमारी नहीं थी। हम चैलेंज करते हैं पूरी दुनिया के साइंटिस्टों को, वो कोरोना को साबित कर दें और मुंह मांगी इनाम ले जाएं। और उसके बाद आजादी के 76 साल बाद वो जो रोड टैक्स खत्म हो जाना चाहिए था, टोल टैक्स। आप जानते हो 4 प्रकार के टैक्स हैं, इनकम टैक्स, टोल टैक्स, ऑक्ट्रॉय टैक्स, सेल टैक्स। अलग अलग टैक्स इन्होंने आपको लूटने के लिए लगा रखे हैं। और आप देखोगे कि ये जो टोल टैक्स है, ये गुंडा टैक्स। आप जब गाड़ी खरीदते वक्त आप रोड टैक्स देते हो, ये फिर भी आपसे टैक्स वसूलते हैं। और भारत के अंदर इतने इनलीगल टोल टैक्स लगे हुए हैं, उनका ये भी नहीं पता कि उनका उसमें बजट कितना पास हुआ था और खर्च कितना हो गया और अभी बच कितना रहा है। इसका सबसे लाइव एग्जांपल आप देखोगे, अभी CAG की रिपोर्ट आई थी और उस CAG की रिपोर्ट में ये आया था गुड़गांव से और दिल्ली के लिए एक हाईवे निकला, द्वारिका एक्सप्रेस। उस एक्सप्रेस के लिए 18 करोड़ पर किलोमीटर का बजट तय हुआ था और उसका जो बजट पास होता है वो 250 करोड़ का बजट पास होता है। आप देखोगे ये जो नरेंद्र मोदी ये कहता है कि हमने इतने आयुष्मान कार्ड बना दिए, आप देखोगे CAG की रिपोर्ट ये साबित करती है। मैं हवा में कोई बात नहीं कर रहा हूँ। आप CAG की रिपोर्ट में देखोगे एक आधार कार्ड पे 10 हजार आयुष्मान कार्ड बने हुए हैं, एक नंबर पे 20 हजार आयुष्मान कार्ड बने हुए हैं। इन्होंने पूरी तरीके से फ्रॉड कर रखा है। और तो आपको क्या लगता है ऐसा करने जय श्री राम, आपको क्या लगता है ऐसा करने से मतलब सुनवाई होगी आपकी? बिल्कुल, क्योंकि मैं ये समझता हूँ ये जो वैश्विक दलालों की मैं बात कर रहा हूँ, इन चोरों की जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये चोर जो जब सबसे ज्यादा डरते हैं वो जनते हैं जनशक्ति से, क्योंकि जनशक्ति में बहुत ताकत होती है। और आज 1 लाख से ज्यादा लोग, समझे हुए लोग हमारे साथ आ चुके हैं, जो दहाड़ रहे हैं कि ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ये गुंडों का अड्डा है और जो रोथशाइल्ड है ये बिल गेट्स है। बिल गेट्स को फांसी होनी चाहिए। जो बिल गेट्स ने ये आप लोगों के साथ, इन लोगों ने जो किया है, जो ये षड्यंत्र चल रहे थे, इनके साथ जो ये शामिल थे ये लोग, उन लोगों को सबको फांसी होने वाली है, बेसदेरी है। कौन सा आदमी? मैं बताता हूँ, हमारे जवान के पास में बहुत सामान है, बहुत नॉलेज है, और हमारे हर विद्यार्थी के पास जो हमारी 3 दिन की ट्रेनिंग ले लेगा वो आप भी ऐसे करने लगोगे। आज हम क्यों ये दहन कर रहे हैं, क्यों ताला खोला है, आप इस बात को समझिए कि जो आपने की वो ताकत कौन सी है जिससे आप इसे मनवाओगे। हमने 19 नवंबर को करनाल में एक नस्ल बचाओ रैली के नाम से देश के सभी व्यापारियों को, सभी किसानों को, सभी मजदूरों को, सबको, आपको भी हम आमंत्रित करते हैं। देखिए, जब तक आप हमारी हिमायत नहीं लेंगे, मेरे दुख की हिमायत नहीं लेंगे, मैं आपके दुख की हिमायत नहीं लूंगा। हमें एक दूसरे का हिमायती बनना है और वहाँ हमारे भारत के वो वकील, वो उच्च वकील जो कानून जानते हैं, वहाँ इन सब बातों का सवाल और जवाब होंगे और वहाँ सबकी
बात सुनी जाएगी, सरकार से भी आमने सामने बात होगी, ये फैसला होगा। अब हम गुलाम नहीं रहेंगे। ये आजादी की दूसरी लड़ाई है। आप केवल इतना समझो कि आप हमारे भाई हो, हम आपके भाई हैं। हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। इस देश को बचाना है। इस देश के भारत के लोग कभी भी भाई रुको, इस भारत के लोग कभी किसी ताकत से नहीं झुके। हमेशा हमें धोखे से हराया गया है, छल से हराया गया है। अब हम छल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये भारत हमारा है। अब हमें अपना भारत वापस लेना है और अपना सोना भी वापस लेना है। मैं सभी देशवासियों से अपील करता हूँ कि आप 19 नवंबर को करनाल पहुँचे रविवार के दिन, और देश दुनिया भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है, भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है, भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। जिनकी टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, और जिनकी टक्कर में, और जिनकी टक्कर में निकलो बाहर मकानों से, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। जो षड्यंत्र करता है लोगों को के साथ फ्रॉड करता है दोस्तों, उसके खिलाफ यहाँ दूसरा पुतला भी फूका जाए। दूसरा भी जला दो। ये देख सकते हैं। देख पा रहे हो आप, चीथड़े उड़ाते हुए हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के। लगा देते तो चल जाएगा ये भी। कोई नहीं। वंदे जय सिया राम। जनता ही सरकार है, जनता ही सरकार है। जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम के करो काम।